हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम लोग पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। क्या पावर शेयरिंग जो क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है, तो आप लोग इसको शानदार तरीके से देखिएगा, ठीक है। और इसमें और भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या किस तरीके से आगे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पावर शेयरिंग होता क्या है, पहले ये समझिए। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई पावर है, मान लीजिए कि एक सेंट्रल आदमी है, सेंट्रल पावर है। अब सेंट्रल पावर होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं क्या है कि एक तरीके से आपको उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अलग अलग चीज़ों पर या फिर अलग अलग एजेंसी के पास, है कि नहीं। तो अपनी पावर को, अपनी अपनी ताकत को कैसे आप शेयर करो। तो आखिरकार अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में, इन डेमोक्रेसी देर इज नो सिंगल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो कोई सिंगल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जिसके पास कोई एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर मतलब पूरा उसके पास कंट्रोल है। जैसे चाइना आप देखते होंगे, चाइना के पास पूरा कंट्रोल है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर क्या कम्युनलिज्म चल रहा है, या फिर बोला जाए वहां पर डिक्टेटरशिप एक तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट इंक्लूड अ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा किसी भी डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो वाइजली तरीके से चूज करना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांच। हमारा जो जुडिशियरी है या हमारा जो लेजिस्लेचर है या फिर हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून को बनाता है, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। और जुडिशियल ब्रांच क्या करता है, उसको रिव्यू करता है। जैसे कोर्ट वगैरह वो क्या करता है, रिव्यू करता है कि हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है, किस तरीके का है कि नहीं। तो इसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इस वाले चैप्टर में, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में जो पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों का है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे दो दो पावर के बारे में, दो सुपर पावर के बारे में, जो कि एक श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। कि श्रीलंका जो है वो एक तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं, मतलब वो कंट्री में क्या है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन बेल्जियम में बहुत शानदार तरीके से पावर को सही तरीके से शेयर किया जा रहा है, जिसमें सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डेमोक्रेसी के दो चेहरे को देखेंगे इस वाले चैप्टर में शानदार तरीके से। ये श्रीलंका का फ्लैग है, ये बेल्जियम का फ्लैग है, ठीक है। द टेल लीड्स टू सम ओवर एचिंग एंड अ कंक्लूजन रिगार्डिंग अ नेसेसिटीज। और इसमें हम लोग और भी शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि पावर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अगर पावर शेयर किया जाए एक दूसरे के साथ, तो वो कंट्री और भी मजबूत और सशक्त बनती है, ताकि आगे चलकर अच्छे तरीके से कोई रूल कर सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेल्जियम एंड श्रीलंका से। तो बेल्जियम श्रीलंका, ठीक है। बेल्जियम का जो आप लोग जान रहे होंगे ब्रुसेल्स होता है कैपिटल इसका, और जो श्रीलंका है उसका कैपिटल कोलंबो है, ठीक है। तो बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम में क्या स्थिति है। देखो ये बेल्जियम का मैप है। इधर जो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप में सिचुएटेड है। कहाँ पर है, यूरोप का, जिसमें करीबन करीबन 1 करोड़ लोग जो है वो रहते हैं। बेल्जियम बेल्जियम ऐसा देश है जहाँ पर 1 करोड़ लोग जो है शानदार तरीके से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन द कंट्री शेयर्स अ बॉर्डर विथ फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। जो नीदरलैंड के साथ इसका बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है, जर्मनी के साथ और फ्रांस के साथ, और इधर जो है वो लग्जमबर्ग है, ठीक है। इधर है लग्जमबर्ग, ठीक है, इधर लग्जमबर्ग। तो ये अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन कौन से कंट्री के साथ जो बेल्जियम जो है वो क्या करता है, अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, तो नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और एक लग्जमबर्ग हो गया। तो ये आप लोग चार। बेल्जियम जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, मतलब अलग अलग स्पीकिंग लोग हैं। मतलब जैसे हमारे देश में है ना, हमारे देश में तो खैर इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। वहाँ भी इसी तरीके का कुछ कंडीशन था। तो वो लोग किस तरीके से साथ में आए उसको हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे। फिर श्रीलंका का पक्ष भी देखेंगे कि बेल्जियम में किस तरीके से पावर को शेयर किया गया और जो श्रीलंका में उसमें पावर को शेयर नहीं किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया बेल्जियम के बारे में। अब बेल्जियम जो है थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं हम लोग बेल्जियम। देखो बेल्जियम में अगर देखा जाए 59% ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कंट्री स्पीक अ डच। मतलब टोटल लोग जितने भी रह रहे हैं बेल्जियम में, उसमें से 59% जो है वो क्या है, क्या बोल रहे हैं, डच स्पीकिंग है। क्या है, डच स्पीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डच स्पीक कर रहे हैं, क्लियर। वेयर एज फ्रेंच इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। और जो फ्रेंच बोलते हैं लोग उसके क्या है, सेकेंड, मतलब एक तरीके से कितना है, जो सेकंड पोजीशन पर है फ्रेंच। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम वेयर 80% स्पीक अ फ्रेंच और रिमेनिंग 20% इज अ डच। मतलब जहां पर इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स इसका कैपिटल है, वहां पर जो है कैपिटल सिटी में
जो ब्रुसेल्स है, देखो ये वाला ब्रुसेल्स है, ये है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, जो 80% है वो फ्रेंच बोलते हैं, यहाँ पर 80% फ्रेंच बोलते हैं, और यहाँ पर क्या है, फ्रेंच बोलते हैं, और जो 20% है वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर डच बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, 20% डच बोल रहे हैं। अब अलग अलग लैंग्वेज है भाई। अब 20%, अब और सारे देश में क्या है, और सारे देश में अगर देखा जाए तो डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है। लेकिन जब कैपिटल में आ गया, जब कैपिटल, जैसे हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली है, सेम उसी तरीके से वहाँ ब्रुसेल्स है, उसका कैपिटल ये ब्रुसेल्स है। क्या है, ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स में जो है वो लोग उल्टा है, मतलब वहाँ पर क्या 80% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग हैं वो डच बोलते हैं। तो इसी का कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग जो है वेलोन बोलते हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। कोई फ्लेमिश रीजन में, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन देखिए ऊपर वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, जो अपर वाला रीजन, नॉर्थ वाला रीजन है, उसमें फ्लेमिश लोग, फ्लेमिश रीजन बोला जाता है उसको, जहाँ पर डच लोग बोल रहे हैं। ठीक है। और जो वेलोन रीजन है, ये वाला क्या है, वेलोन रीजन है। तो दो कम्युनिटी पाया जाता है। एक क्या है, एक आप लोगों को मिलेगा फ्लेमिश, एक फ्लेमिश रीजन, या फिर एक जो है वेलोन। ठीक है, वेलून। तो ये दो चीज है। वेलून में जो लोग रहते हैं वो क्या फ्रेंच बोलते हैं, और जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच बोलते हैं। जर्मन स्पीकिंग भी है, जर्मन स्पीकिंग इधर है, जो छोटे छोटे में, ये क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। ठीक है, जर्मन बोलते हैं। और जो कुछ लोग हैं ब्रुसेल्स वाले रीजन वाले कैपिटल में, जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पर अलग अलग डाइवर्स कंट्री है। तो जिसके वजह से लोग जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक तरीके से यहाँ पर 80% लोग हैं, तब भी सबका जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पर सारे लोगों को पार्लियामेंट में जगह दिया गया है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। तो कंट्री हैज ए रिच एंड सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड कम्युनिटी। वहाँ पर रिच है, वहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं। द टेंशन ऑफ कंट्री वॉज क्रिएटेड ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो टेंशन यहाँ पर कहाँ था, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन में, जो फ्रेंच बोल रहे थे और डच बोल रहे थे। तो इनमें ज़्यादा टेंशन था वहाँ पर, जो कि बाद में जाकर सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो एक तरीके से हमने वहाँ वो देखा। अब देखते हैं कि श्रीलंका का कंडीशन था भाई। श्रीलंका, तो श्रीलंका इज द आइलैंड नेशन। श्रीलंका आइलैंड नेशन है, जहां पर चारों तरफ क्या है, पानी पानी है, बीच में एक आइलैंड कंट्री है। क्लियर। यहाँ पर बोला जा रहा है आइलैंड नेशन, वहां पर 2 करोड़ लोग जो हैं वो रहते हैं, जैसे बेल्जियम में 1 करोड़ लोग रहते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक सिन्हाला। यहाँ पर क्या मोस्ट ऑफ द पीपल है वो सिन्हाला बोलते हैं। ठीक है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। एंड रिमेनिंग पॉपुलेशन प्रीफर अ तमिल। और जो कुछ लोग हैं वो तमिल बोलते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स, जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। वेर एज तमिल इज हिंदू एंड मुस्लिम। जो तमिलियन हैं, जो कि इधर से अपना, जो हमारे देश से कुछ कुछ जो इधर साउथ वाले पार्ट से गए हुए हैं, वो तमिल है, वो हिंदू है या मुसलमान है। तो लेस देन 7% ऑफ पॉपुलेशन आर क्रिश्चियन, और 7% है वो क्रिश्चियन है। तो यहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो क्या चाहती है कि बिगर कंट्रोल करें। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर वैसा नहीं है, बेल्जियम में ऐसा नहीं है। वहां पर है अलग अलग तरीके से, और सब साथ में मिलकर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है, सिन्हाला कम्युनिटी है, उसका जो वो चाह रहा है कि मेरे को पावर ज्यादा मिले, क्योंकि हम लोग ज्यादा हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया, मेजोरिटेरियन। ठीक है, मेजोरिटेरियन कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया, कि हम लोग मेजोरिटी में, तो हम लोग ज्यादा, जो ज्यादा सीट होगा हमारा, ज्यादा पावर में होंगे। तो ये चीज श्रीलंका में चल रहा था। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं श्रीलंका को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेजोरिटेरियन का कॉन्सेप्ट चल रहा था श्रीलंका में। 1956 में एक एक्ट पास किया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ये बोला गया इन श्रीलंका द स्टेटिंग दैट सिन्हाला इज द ओनली सोल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। उन्होंने ये बोल दिया कि जो सिन्हाला है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, उसके अलावा कोई दूसरा जो लैंग्वेज होगा वो हमारे कंट्री में बोली नहीं जाएगी। द गवर्नमेंट मेड अ सेवरल पॉलिसी इन द फेवर ऑफ सिन्हाला रेसिडेंट। और सारे सारे चीज़ें जो है, वहाँ की जो सरकार है वो सिन्हाला को फेवर कर रहे थे। वहाँ पर वैसा नहीं था, वहाँ पर डच के लिए और फ्रेंच के लिए, दोनों के लिए जगह था। या फिर उनको जब सोसाइटी में पार्ट दिया गया, या फिर पार्लियामेंट में जब पार्ट दिया गया, तो दोनों को पार्ट, इक्वल पार्ट दिया गया, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग था चाहे डच स्पीकिंग। लेकिन यहाँ पर सिन्हाला को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, ड्यू टू द सडन शिफ्ट जो था तमिल, जो तमिल लोग जो थे, एक तरीके से तमिल जो थे और क्रिश्चियंस थे, तो उन लोगों को एक तरीके से क्या हुआ कि भाई हम लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इन 1980s पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज्ड एट आस्किंग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट्स इन अ कंट्री।
तो 1980 में सब सारे तमिलियन मिलकर उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप हमें अपना पार्ट नहीं मानते हो तो आप हमें एक नया कंट्री, अपना कंट्री दे दो जहां पर हम लोग सही तरीके से अपना काम करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी, देखो ये जो लाइट येलो वाला है वो सब सिन्हाला कम्युनिटी है, ठीक है, मतलब ज्यादातर सिन्हाला कम्युनिटी है। श्रीलंकन तमिल्स जो है वो ये वाले हैं, श्रीलंकन तमिल्स ये हैं। जो इंडियन तमिल्स हैं, जो इंडियन तमिल्स हैं वो ये डार्क वाले हैं, इंडियन तमिल्स हैं जो इंडिया से आए हुए हैं, तो अलग अलग छोटे छोटे में हैं। और जो मुस्लिम्स हैं वो कुछ कुछ पार्ट जो है मुस्लिम भी हैं यहाँ पर, जो अलग अलग यहाँ पर रहते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर एथनिक कम्युनिटी था, जिसकी वजह से ये साथ में मिलकर ना चलना बिल्कुल भी ये इन लोगों को मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से सिविल वॉर शुरू हो गया। सिविल वॉर मतलब, सिविल वॉर तब बोलते हैं जैसे जब देश के अंदर ही कुछ भगदड़ मच जाए या फिर देश के अंदर ही अगर कुछ टेंशन हो जाए कुछ दो कम्युनिटी के बीच में, तो हम लोग उसको सिविल वॉर बोलते हैं। तो मेजोरिटेरियन का कॉन्सेप्ट चल रहा था श्रीलंका में, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम कैसे एकोमोडेट हुआ, कि बेल्जियम कैसे साथ में आया और श्रीलंका साथ में नहीं आ पाया। तो गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम ट्राइड टू मेंट द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी मेकिंग अ सेवरल लॉज। तो वहाँ की सरकार ने, बेल्जियम की सरकार ने जो फ्रेंच स्पीकिंग थे और जो डच स्पीकिंग थे, उनके लिए, फ्रेंच और डच स्पीकिंग के लिए एक तरीके से बहुत सारा कानून लाया गया कि वो लोग साथ में कैसे आ सके और उनके डिफरेंसेस को कम कैसे किया जा सके। तो दे मेड अ करेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, और वो 4 बार एक साल में, फ्रॉम द ईयर 1970 टू 1993, 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने 4 बार अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदली और न्यू मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को लाया, जहां पर सारे एक तरीके से सारे कम्युनिटी को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया। मतलब सारे कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट में आ सकते हैं। तो मेन एलिमेंट्स क्या क्या थे भाई? तो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग लीडर्स इन द गवर्नमेंट विल बी इक्वल, वहां पर ये बोला गया। उसमें क्या 4 कानून क्या क्या पास हुआ भाई? मेन तो कि डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होंगे उनके जो लीडर होंगे वो दोनों सेम होंगे। देखो यहाँ हो गया ना, जो श्रीलंका में नहीं हो रहा था, वहां पर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था? मेजोरिटेरियन का कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो वो सब सारी चीजें एक कहानी के तौर पर सुनिएगा तो आप लोगों को और भी मजा आएगा, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ डिसीजन इंडिपेंडेंटली विदाउट अ सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पर एक बात बोला गया कि वहां की जो स्टेट है वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताएगी वो नहीं करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना डिसीजन ले सकती है। ब्रुसेल्स विल बी अ सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटी। ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है कहाँ का? बेल्जियम का। तो वहां पर इक्वल पार्टिसिपेशन होगा और दोनों, चाहे फ्रेंच हो चाहे वो डच हो, दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल होगा। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव, और यहाँ पर जो भी कम्युनिटी बनेगा, जो भी गवर्नमेंट बनेगा, उसमें दोनों को साथ में मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम किस तरीके से साथ में एकोमोडेशन में आया और अपने अच्छे तरीके से वो डेमोक्रेसी को लेके आगे निकला, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? कि पावर को क्यों, अगर मान लो कि आज बीजेपी अगर जीत गई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, बीजेपी सत्ता पर है। अगर मान लो कल जाके बीजेपी हार जाती है तो कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस अपना सीट ला सकती है, कांग्रेस जीत गई तो बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा। मतलब पावर को एक हैंड से दूसरे हैंड में जाने के लिए कोई भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, जिसको जनता ने चुना उसी को सीट पर बैठना चाहिए, ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? तो पावर शेयरिंग इज बेनिफिशियल एज इज इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ वेरियस कॉन्फ्लिक्ट। पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है? मान लो कि आज ये विन हो गया, ठीक है, और ये लूज हो गया। पहले इसके पास क्या था? ये जीता हुआ बंदा था, तो इसने क्या करा? इसको ये खुशी का मौका ले रहा है भाई, कल हो सकता है ये जीत जाए। तो एक दूसरे को पावर शेयरिंग आना चाहिए। पावर शेयरिंग से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। देश में कोई एक अराजकता का माहौल नहीं रहता है, देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, वॉर नहीं होता है डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रूल इज सोली फॉलोड इन द पावर शेयरिंग गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक रूल है, कोई भी अगर डेमोक्रेसी है जहां पर डेमोक्रेसी, वहां पर पावर शेयरिंग होना चाहिए और एक अच्छे तरीके से सोली होना चाहिए, जिसमें पावर एक दूसरे जगह से आराम से ट्रांसफर हो सके। हेंस पावर शेयरिंग इज मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए पावर शेयरिंग को मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बताया गया, क्योंकि इसमें जो पावर होता है वो आसानी तरीके से एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में आराम से जा सकता है और उसको आसानी तरीके से किया भी जाना चाहिए, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, एकोमोडेशन भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग आगे कि कितने फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं पावर शेयरिंग के, मतलब पावर शेयरिंग कितने तरीके के होते हैं अलग अलग। अब जैसे मान लो यूएसए में अलग तरीके का पावर शेयरिंग है, यहाँ इंडिया में अलग तरीके का पावर शेयरिंग है, उसी तरीके से कितने तरीके के मॉडर्न डेमोक्रेसी में, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें पावर शेयरिंग किस तरीके का है वो चीज़। तो पहला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन,
कि यहाँ पर ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग शानदार तरीके से देखिएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर इज ऑब्जर्व व्हेन अ पावर इज शेयर्ड बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट। अगर पावर जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या, लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कानून को लागू करता है। जैसे जितने भी एमपी एमएलए है ना, वो कानून के अंदर, जितने भी एग्जीक्यूटिव है जैसे मिनिस्टर्स वगैरह बन के आए, वो क्या करते हैं, कानून को लागू करते हैं, आईएएस आईपीएस लोग। फिर जुडिशियरी क्या करती है, उसको रिव्यू करती है कि जो कानून बनाया गया वो सही है या गलत है। गलत रहती है देखो फटकार मारती है कि नहीं। तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे करके चलती है, हॉरिजॉन्टल तरीके से, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। दूसरा होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज नोन एज अ फेडरल गवर्नमेंट। इसको फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन। वहां पर क्या है, वेयर इज पावर इज शेयर्ड विथ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट बट एट अ डिफरेंट स्टेज। वहां पर पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा मिली है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कम मिली है। मतलब एक तरीके से वहां पर वर्टिकली ऊपर से नीचे, मतलब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट गलत करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकती है वहां पर, ठीक है। तो अगर हम लोग उस तरीके से बांटेंगे जो कि यूनाइटेड नेशन में है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तीसरा जो होता है वो मेनी सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप आर आल्सो शेयरिंग अ पावर। जैसे वन सच एग्जांपल्स ऑफ बेल्जियम, अभी हम लोगों ने पढ़ा बेल्जियम में कौन सा था, सोशल एंड लिंग्विस्टिक पावर शेयरिंग था। वहां पर लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, और सोशल ग्रुप के आधार पर वहां पर पावर को शेयर किया गया या सीट को दिया गया पार्लियामेंट में। क्लियर। पावर शेयरिंग कैन बी ऑब्जर्व इन अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में भी पावर शेयरिंग होती है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स, अदर मूवमेंट्स, अब देखो बीजेपी अलग तरीके का आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का अलग तरीके का आइडियोलॉजी है, आम आदमी पार्टी का अलग तरीके का आइडियोलॉजी है, जो कि अपना अपना आइडियोलॉजी के साथ अपने अपने लोग जो हैं वो जुड़ते हैं। इसका मतलब अगर पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी होता है, ठीक है। तो आई होप सो ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा डिवीजन ऑफ पावर जो मेन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। डिवीजन ऑफ पावर अभी बताएं, दो बहुत पूछा जाता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल है वो कौन है, यूएसए है। यूएसए इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल फॉर्म ऑफ द या वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। और जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा भारत है। जो इंडिया है, इंडिया में क्या वर्टिकल, यहाँ क्या होता है, लेजिस्लेचर कानून बनाता है भाई, ये क्या करता है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव उसे क्या करती है, लागू करती है, मतलब उसे एक तरीके से प्रेजेंट करती है लोगों के साथ। उसको जुडिशियरी चेक एंड बैलेंस करते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस करता है कि कोई कानून सही है या गलत है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ये क्या है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल हो गया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब यहाँ पर यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो प्रेसिडेंट हेड करता है जैसे यूएसए में। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर पंचायत है। तो इस तरीके का पावर शेयरिंग जो है हमारे देश में भी है ये वाला, लेकिन ज्यादा फोकस सेम लेवल ऑफ पावर सारे के पास है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी है। तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स क्या होता है, इट रेफर्स टू शेयरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड पावर इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू अ हायर एंड अ लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। का हायर से लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, हाई से लो नीचे नीचे जितना भी है उस तरीके का जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सबसे ज्यादा पावर इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर उसके बाद नीचे उसके पास है। तो एक तरीके से वो यूएसए बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, ठीक है। दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल, जैसे इंडिया है, वहां पर इंडिया क्या हॉरिजॉन्टल में, यहाँ से यहाँ गया हुआ, यहाँ से यहाँ, मतलब एक से दूसरे के पास पावर है, दूसरे के पास तीसरे के पास, मतलब ये जो कर रहा है वो ये देख रेख कर रहा है, ये जो कर रहा है ये देख रेख कर रहा है, अगर ये कुछ गलत कर रहा है तो ये देख कर रहा है, ठीक है। वन सक्सेस एग्जांपल इज इंडियन डेमोक्रेसी, जहां पर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। क्लियर। अब आते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, जैसे कि अगर लैंग्वेज के आधार पर और सोशल ग्रुप के आधार पर अगर हम लोग कम्युनिटी को या उसके पावर को देते हैं, जैसे बेल्जियम जो कर रहा था, है कि नहीं, बेल्जियम में किया जा रहा था, वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को भी और डच स्पीकिंग पीपल को भी, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। तो जहाँ पर कोटा हो, रिजर्वेशन ज़्यादा हो लेजिस्लेचर में, तो वो चीज़ कहाँ, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में आता है। डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, जैसे इन सर्टेन स्पेसिफिक दिस पार्टी ऑल्सो मेक अ अलायंस। अब यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट, अब क्या हो रहा है, अभी जैसे अभी बीजेपी जीत के आई तो बीजेपी क्या हो गई, एनडीए हो गई। जब बीजेपी के साथ बहुत सारा पार्टी मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये भी मैं पढ़ाऊंगा आगे वाले आने वाले चैप्टर में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो साथ में आ गया, मतलब साथ में पावर को शेयर कर रहा है, मतलब बहुत सारे पार्टी साथ में आकर कंट्री को रूल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स का भी एक तरीके से एग्जाम्पल होगा, अगर इस तरीके से पावर को शेयर किया गया, ठीक है।
तो आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मैंने बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करा पावर शेयरिंग को, और एक तरीके से मैंने 20 मिनट में कंप्लीट करा है। तो ये शानदार तरीका जो है वो मैं आज जारी रखूँगा, और इसी तरीके का जो भी सारा क्वेश्चंस है, ये जो भी सारा चैप्टर्स है वो मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो इस वाले नंबर पर एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप लोगों को जो पीडीएफ होगा वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।